व्हाट ग्रेट ब्रांड्स डू बाय डेनिस ली योहन। इस किताब की लेखिका डेनिस ली का मानना है कि ब्रांड बिल्डिंग की वैल्यू ब्रांडिंग करने से कहीं ज्यादा होती है। ब्रांड एज बिजनेस फर्म्स यानी जो कंपनियां ब्रांड को बिजनेस की तरह मानती हैं और इसी स्ट्रेटेजी पर काम करती हैं, वो अपनी ब्रांड्स को मैनेजमेंट टूल्स की तरह इस्तेमाल करती हैं। उनका ये तरीका अपने एम्प्लॉयज के अंदर उनके संचालन एक्टिविटीज और बुनियादी सिद्धांतों को अच्छी तरह से मोटिवेट और गाइड कर सकता है, जिससे उनके अंदर कस्टमर्स को जीतने का जोश पैदा हो सके। इस तरह से काम करने वाले ब्रांड्स के अंदर बिजनेस को ऊंचा उठाने और उनमें एनर्जी भरने की पावर होती है। एक ब्रांड के अंदर बहुत सारे नैतिक मूल्य और विशेषताएं छुपी होती हैं, जो पूरी तरह से कस्टमर के एक्सपीरियंस के जरिए कंपनी के स्टेक होल्डर्स यानी हितधारकों के साथ बिजनेस करके यूनिक तरीके से उनके बीच बनने वाली रिलेशनशिप से लोगों में जाहिर होती है। ग्रेट ब्रांड्स वाली कंपनियां अपनी ब्रांड्स को पूरे तौर पर रणनीतिक प्लेटफॉर्म की तरह असरदार तरीके से इस्तेमाल करके एम्प्लॉय और कस्टमर की जागरूकता और एंगेजमेंट को तैयार करती हैं। बिजनेस में ग्रेट ब्रांड्स की अहम इम्पोर्टेंस होने के बावजूद बहुत सी बड़ी कॉरपोरेशंस के चीफ मार्केटिंग ऑफिसर्स का ये कहना था कि उनके ब्रांड का प्रभाव उनके बिजनेस डिसीजन मेकिंग पर नहीं पड़ता था, और इसकी वजह ये थी कि अक्सर उनकी कंपनियां ब्रांड्स का इस्तेमाल बिल्कुल गलत तरीके से करती थी। वो लोग ब्रांड को एक बड़े से मुखौटे की तरह इस्तेमाल करते थे। इस तरह की ब्रांडिंग उनकी खोखली इमेज बनाती थी और कंज्यूमर्स उनके अंदर की सच्चाई को समझ जाते थे। गलत ब्रांडिंग एक ऐसा मैसेज डिलीवर करती है जिससे इस बात का बिल्कुल भी पता नहीं चलता है कि कंपनी असल में क्या है और क्या काम करती है और उसकी ओवरऑल स्ट्रेटेजी और वैल्यूज क्या है। जबकि दूसरी तरफ ब्रांड को बिजनेस की तरह इस्तेमाल करने वाली ब्रांड एज बिजनेस फर्म ये सुनिश्चित करती है कि उनकी पब्लिक ब्रांडिंग उनके अंदरूनी और बाहरी संचालन और भरोसे के साथ सही तरह से तालमेल करती हो और उनके एक्शन कही गई बातों से मेल खाते हो। इसीलिए आपको अपने ब्रांड को एक मार्गदर्शक फोर्स की तरह से काम में लेकर अपने संचालन में एनर्जी भरने के लिए इन 7 सिद्धांतों को फॉलो करना चाहिए। 1. ग्रेट ब्रांड्स स्टार्ट इनसाइड। कॉर्पोरेट सर्कल्स की दुनिया में कल्चर एक पॉपुलर मूल मंत्र है। बहुत सी फर्म्स सिर्फ प्रमोशनल मैसेजेस पर ध्यान देती हैं, जिनको उनका सीनियर मैनेजमेंट अपने एम्प्लॉयज को सिखाना चाहता है, जबकि इसकी जगह आपको अपनी ब्रांड का इस्तेमाल अपने एम्प्लॉयज को एकजुट, इंगेज और मोटिवेट करने के लिए करना चाहिए। उनको अपने ब्रांड के बारे में सब कुछ बताइए, जिससे कि वो लोग इस ब्रांड से रिप्रेजेंट होने वाली वैल्यूज को समझ सकें और उसे हकीकत में लागू करने के लिए जरूरी एक्शन भी ले सकें। आपकी फर्म के अंदर होने वाली एक्टिविटीज के बारे में और ये एक्टिविटीज कस्टमर्स और बाहरी स्टेक होल्डर्स के साथ कैसे डील करती हैं, इन बातों के साथ आपके ब्रांड और उनके बारे में बताई गई वैल्यूज का सही तरीके से तालमेल बिठाया जाना चाहिए। असल में ग्रेट ब्रांड्स उस वक्त आपके लिए पूरी तरीके से काम करने लगते हैं जब आप जिस पे यकीन करते हैं, जिसको प्रैक्टिस करते हैं, जो भी ऑफर करते हैं और जो कुछ भी अपने खुद के बारे में कहते हैं, इन सब बातों में कोई अंतर बाकी नहीं रह जाता है। आपको ब्रांड टूल बॉक्स के बारे में पूरी जानकारी होनी चाहिए। दरअसल ब्रांड टूल बॉक्स ब्रांड स्टाइल गाइडलाइंस, स्पेसिफिकेशन मैनुअल, फोटो और एसेट लाइब्रेरीज को एक साथ जोड़ कर रखता है, जिसकी वजह से टीम को उनकी ब्रांड स्टोरी को तलाशने में, शेयर करने में और लगातार कम्युनिकेट करने में मदद मिलती है। आप ऐसा ब्रांड टूल बॉक्स डेवलप कीजिए जो आपके एम्प्लॉयज को ये बताता हो कि आपके ब्रांड की वैल्यू को उनके संचालन में किस तरह शामिल किया जा सकता है। आपके टूल बॉक्स में वर्कबुक और पहले से डाउनलोड किए गए PDF के फॉर्म में कंटेंट और डिसीजन गाइड भी शामिल होने चाहिए। आप अपनी ब्रांड वैल्यूज की ब्रांड स्ट्रेटेजी और उसके सिद्धांत तैयार करने के साथ ही इस बारे में डिटेल तैयार कीजिए कि आपके एम्प्लॉयज
इन वैल्यूज को अपने रोजाना के काम में कैसे लागू कर सकते हैं और ब्रांड के मुताबिक उससे मेल खाते हुए डिसीजन लेने के लिए उनको प्रॉपर गाइडलाइंस प्रोवाइड कीजिए। ये सॉलिड तरीका एक ऑथेंटिक कॉर्पोरेट कल्चर को डेवलप करता है जो आपके ब्रांड और उसकी वैल्यूज की मिसाल पेश करता है। आप अपनी ब्रांड वैल्यूज को अपने कस्टमर के साथ साथ अपने बाहरी स्टेक होल्डर्स में भी लागू करने के लिए बढ़ावा दे सकते हैं। ग्रेट ब्रांड्स अवॉइड सेलिंग प्रोडक्ट। 1987 में दुनिया भर में मशहूर खिलाड़ियों के लिए जूते बनाने वाली नाइकी फर्म ने जस्ट डू इट के नाम से एक बहुत इफेक्टिव मार्केटिंग प्रोग्राम का कैंपेन लॉन्च किया, जिसे उस फर्म ने सक्सेसफुली 10 साल तक स्पॉन्सर किया। जस्ट डू इट का अभियान एथलेटिक शूज की सेल को खुलकर बढ़ाने के लिए नहीं चलाया गया था, बल्कि इस अभियान से नाइकी की ब्रांड वैल्यूज को खूब प्रमोट किया गया था। और फिर इस अभियान ने कस्टमर्स के साथ बहुत मजबूत इमोशनल कनेक्शन एस्टैब्लिश्ड कर लिया और उन्हें फिजिकली एक्टिव करने में भी मदद की। इस अभियान ने नाइकी के प्रोडक्ट को उनके कस्टमर्स के लुभावने ऑफर्स से अलग पहचान दी और उन्हें मार्केट में अच्छी तरह सेट कर दिया। जब किसी ऑर्गेनाइजेशन में हर कोई सच्चे तौर पर ब्रांड के साथ जुड़ जाता है, तब वहां पर सब लोग कुदरती तौर पर अपने आप को ब्रांड वैल्यू के डेवलपमेंट और डिलीवरी में इन्वॉल्व कर लेते हैं। जस्ट डू इट कंज्यूमर्स के साथ शानदार इमोशनल कनेक्शन बनाने की मिसाल पेश करता है। ये प्रोडक्ट के बारे में एक्सप्लेन करने की जगह उससे कहीं ज्यादा इम्पोर्टेंट सवाल का जवाब प्रोवाइड करता है कि ये आपको कैसा महसूस कराता है। दरअसल मौजूदा दौर में लोगों को प्रोडक्ट की लाभकारी प्रभाव प्रोवाइड करने की क्षमता से ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन कंज्यूमर के अंदर प्रोडक्ट के लिए उनके माइंड शेयर और दिल के शेयर को डेवलप करना बिजनेस की सक्सेस के लिए बहुत मायने रखता है। ग्रेट ब्रांड्स इग्नोर ट्रेंड्स। 2011 में पॉपुलर अमेरिकन टीवी टॉक शो की होस्ट ओपरा विनफ्रे ने शो की शुरुआत के 25 साल बाद उस शो को बंद कर दिया। उन्होंने ऐसा करके एक लंबे समय से चले आ रहे अपने सक्सेसफुल प्रोग्राम के साथ बने रहने के ट्रेंड से खुद को अलग कर लिया। विनफ्रे हमेशा चीजों को अलग तरीके से किया करती हैं। अपने शो के दौरान वो जिन प्रोडक्ट्स को इस्तेमाल करने की सिफारिश किया करती थी, उनके लिए उन्होंने कभी प्रॉफिट कमाने की कोशिश नहीं की और प्रोडक्ट का प्रमोशन किए जाते वक्त उन प्रोडक्ट के रिटेलर्स के साथ उनका किसी तरह का लाइसेंसिंग एग्रीमेंट भी नहीं था और न ही उनका टॉक शो अपने बुक क्लब के लिए किसी किताब की सिफारिश करते वक्त कोई पैसा ही कमाता था। ओपरा शो उस वक्त तक इतिहास का सबसे लंबा चलने वाला डे टाइम टीवी टॉक शो था। इस शो ने बंद किए जाने से पहले 47 प्राइम टाइम एमी अवार्ड हासिल किए थे। 2002 में इस शो को टीवी गाइड के 50 ऑल टाइम्स ग्रेटेस्ट टीवी शोज में से 49वीं रैंक पर रखा गया था। 2013 में ऑल टाइम्स ग्रेटेस्ट टीवी शो में उनके टॉक शो को 19th रैंक पर रखा गया था। ओपरा विनफ्रे कभी भी पब्लिक के साथ मिक्सअप नहीं हुई। उन्होंने हमेशा अपने दौर में चलने वाले कॉमन कमर्शियल ट्रेंड्स को अवॉइड किया। ठीक इसी तरह से ग्रेट ब्रांड्स को भी एक्ट करना चाहिए। ये खासकर अपने बारे में सोचते हैं, जो लोगों के रहन सहन के बारे में होने वाले बदलाव का अंदाजा लगाते हैं और आगे बढ़ते हैं। ओपरा विनफ्रे के एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए आपको सोशल मीडिया, कल्चरल डेवलपमेंट और ब्रांड एक्टिविटीज को स्कैन करना चाहिए, पब्लिक को सुनना चाहिए और बिजनेस की उभरती हुई नई थीम की पहचान करनी चाहिए। ये ब्रांड रिसर्च का ही कमाल है, जिसकी वजह से कंपनी ज्यादा गहराई से डेवलप करती है, ज्यादा पैसे वाली बनती है, कस्टमर से ज्यादा मजबूत कनेक्शन बनाती है और कस्टमर्स के लिए मजबूत और बहुत से दूसरी तरह के आकर्षक प्रोडक्ट्स के दावों को बनाए रखती है। आपको टाइम टाइम पर एक ब्रांड एनालिसिस करते रहना चाहिए, जिससे आपके ब्रांड की ताकत और उसके विस्तार किए जाने की अपॉर्चुनिटी का पता लगाया जा सके। इसमें बुनियादी तथ्यों की खोज, कस्टमर रिसर्च, हितधारकों के इंटरव्यू और आपके ब्रांड एक्सपीरियंस और डिस्ट्रीब्यूटर चैनल्स को ऑडिट करना शामिल है।
ग्रेट ब्रांड्स डोंट चेंज कस्टमर्स। लुलुलेमोन एथलेटिका कनाडा की एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो खिलाड़ियों और योगा के लिए ड्रेसेस बनाती है। कंपनी की खासियत उनके प्रोडक्ट की ऊंची कीमतें हैं। इस कंपनी ने कभी भी अपनी इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स के लिए डिस्काउंट ऑफर नहीं किया है। उनकी ब्रांड और कम्युनिटी सीनियर वाइस प्रेसिडेंट लॉरा ग्लोबर्ग का कहना है कि वो लोग हर किसी से अपने प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए अपील नहीं करते। इसीलिए लुलुलेमोन कंपनी कभी कस्टमर्स का पीछा नहीं करती, बल्कि ये अपने कुछ खास कंज्यूमर्स को टारगेट करती है और उनकी जरूरतों के मुताबिक हाई क्वालिटी वाले प्रोडक्ट बनाने के लिए कड़ी मेहनत करती है। दरअसल अगर आप इमोशनल ब्रांड बिल्डिंग करना चाहते हैं तो आपके लिए अपने कस्टमर के साथ एक पर्सनल डायलॉग डेवलप करना जरूरी हो जाता है। आपकी ब्रांड आइडेंटिटी जितनी ज्यादा मजबूत होगी, आपके लिए भी अपनी पसंद के मुताबिक कस्टमर्स को अट्रैक्ट करना उतना ही आसान होगा। इसलिए आपको अपने ऑडियंस की पहचान करने के लिए जरूरी रिसर्च करनी चाहिए, जिसके लिए आपको जरूरत के बेस पर मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करनी चाहिए, जिसके जरिए आप अपने प्रोडक्ट के लिए कंज्यूमर डिमांड के फैक्टर्स की पहचान करने वाला अभियान शुरू कर सकते हैं। मार्केट सेगमेंटेशन एनालिसिस करने के लिए बिजनेस मार्केट को कई हिस्सों में डिवाइड कर लिया जाता है, जिसमें आपके मौजूदा कस्टमर्स और फ्यूचर में बनने वाले कस्टमर्स होते हैं। ऐसे डिविजन्स कंज्यूमर्स की कुछ खास साझा विशेषताओं के आधार पर बनाए जाते हैं और इन्हीं डिवीजन को मार्केट सेगमेंट कहते हैं। मार्केट सेगमेंट बनाते वक्त आमतौर पर कंज्यूमर्स की साझा जरूरतों, साझा इंटरेस्ट की चीजों, एक जैसी लाइफ स्टाइल और उनकी आबादी के मुताबिक रिसर्च की जाती है और फिर ऐसे सेगमेंट्स की पहचान की जाती है जिनसे सबसे ज्यादा प्रॉफिट होने की उम्मीद होती है। ऐसे मार्केट सेगमेंट्स को स्पेशल अटेंशन दिए जाने के लिए सेलेक्ट कर लिया जाता है। मार्केट सेगमेंटेशन का इस्तेमाल सिर्फ सबसे ज्यादा प्रॉफिटेबल सेगमेंट की पहचान करने के लिए ही डिजाइन नहीं किया जाता है, बल्कि इसकी मदद से कुछ अहम सेगमेंट्स के प्रोफाइल को भी डेवलप किया जाता है, जिससे कि उनकी जरूरतों और परचेज मोटिवेशंस को ज्यादा बेहतर तरीके से समझा जा सके। एक बार जब आपको अपने सबसे अच्छे कस्टमर्स की पहचान हो जाती है, तब आप उनको अट्रैक्ट करने के लिए ब्रांड सेंटर्ड कस्टमर स्ट्रेटेजी डेवलप कर सकते हैं। ग्रेट ब्रांड्स स्वेट द स्मॉल स्टफ। ग्रेट ब्रांड्स वाली कंपनियां अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करते वक्त सिर्फ उन इम्पोर्टेंट फैक्ट पर ही फोकस नहीं करती हैं जो उनकी पोजीशन और प्रभाव के लिए सबसे ज्यादा जिम्मेदार होते हैं, बल्कि वो उनके करीबी डिटेल्स पर भी खासा ध्यान देती हैं। एप्पल के को फाउंडर स्टीव जॉब्स इस बात को अच्छी तरह समझते थे कि ज्यादातर लोग अक्सर किताब का कवर देखकर ही उसे जज कर लिया करते हैं। इसी वजह से एप्पल के सारे प्रोडक्ट्स अपने सभी पहलुओं को अपनी ब्रांड आइडेंटिटी के मुताबिक पूरी तरह जस्टिफाई करते हैं। जैसे कि एप्पल ने iMac के नाम से मैकिंटोश कंप्यूटर डेस्कटॉप की एक रेंज को डिजाइन किया है और उसको बनाया है। iMac का पहला अक्षर आई इंटरनेट का शॉर्ट फॉर्म है और ये अक्षर प्रोडक्ट के फोकस को पर्सनल डिवाइस के तौर पर भी रिप्रेजेंट करता है। 2001 में एप्पल ने व्हाइट कलर में खूबसूरत आईपॉड के नाम से हेडफोन्स को प्रोड्यूस करना और बेचना शुरू किया और फिर 2010 में आईपैड के नाम से अपना नया प्रोडक्ट लॉन्च कर दिया। आईपैड टैबलेट कंप्यूटर्स की एक लाइन है जिसको एप्पल ने डिजाइन और डेवलप करने के बाद उसकी मार्केटिंग की है और जिसके जरिए से मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम को चलाया जाता है। इस तरह से डिटेल पर छोटे से छोटा अटेंशन भी ग्रेट ब्रांड बिल्डिंग में बहुत मदद करता है। अगर आप अपने सबसे अच्छे कस्टमर्स को टारगेट कर लेते हैं तो उनके सामने अपनी यूनिक वैल्यू को पेश करने पर फोकस करते हैं, तो ऐसा करके आप अपनी ब्रांड को मजबूत करने के साथ साथ ऐसे कस्टमर्स के साथ अपने संबंधों को भी मजबूत कर लेते हैं। इसीलिए अपने स्टेक होल्डर्स की प्रायोरिटीज तय करने के लिए ब्रांड टच पॉइंट के तरीकों को इस्तेमाल कीजिए। ऐसा करने के लिए सबसे पहले उन सभी तरीकों की एक लिस्ट बनाइए जिनके जरिए से
आपकी कंपनी बाहरी दुनिया से संपर्क करती है और बहुत से एक्सपीरियंसेस ऑफर करती है। इनके बाद उन सभी इंटरनल प्रोसेसेस को दिखाइए जो कंज्यूमर्स को आपका ब्रांड एक्सपीरियंस करने की कोई भी अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड कराता है। इस ग्राफिक के जरिए ये तय करने की कोशिश कीजिए कि वो कौन सी अपॉर्चुनिटीज हैं जिनका आपके ब्रांड के साथ सही तरीके से तालमेल नहीं हो पा रहा है। इसके बाद आप उनको सही तरीके से फिट करने के लिए उन पर दोबारा से फोकस कीजिए। ग्रेट ब्रांड्स कमिट एंड स्टे कमिटेड। शेक एक अमेरिकन फास्ट फूड रेस्टोरेंट की चेन है जो कि न्यूयॉर्क सिटी में बेस्ड है, जिसकी शुरुआत 2001 में एक ठेला गाड़ी पर हॉट डॉग बनाकर बेचने से हुई थी। धीरे धीरे इसकी पॉपुलैरिटी बढ़ती गई और फिर शेक शैक ने दुनिया भर में बेहद पॉपुलर रेस्टोरेंट चेन के 30 स्टोर्स की शुरुआत कर दी। लेकिन इन लोगों ने अपने बुनियादी नजरिए को कभी भी चेंज नहीं किया और इन्होंने अलग तरीके के स्वादिष्ट खाने की चीजों को बनाना और डिलीवर करना जारी रखा। ये फर्म केटरिंग की सुविधा या ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करने की सर्विस प्रोवाइड नहीं करती है और ये लोग कभी भी अपने बुनियादी मिशन के प्रभाव को कम करने वाला कोई भी प्रपोजल ऑफर नहीं करते हैं। दरअसल लोग उसी के मुताबिक खरीदारी करने लगते हैं जिस तरह से ग्रेट ब्रांड्स उनको महसूस करवाते हैं या अपनी जिस पहचान से उनको एक्सपीरियंस करने में और खुद को एक्सप्रेस करने में मदद करते हैं। मिसाल के तौर पर क्रिस्पी क्रीम एक अमेरिकी डोनट कंपनी और कॉफी हाउस की चेन है। 2000 के दौरान ये अमेरिका के कस्टमर्स को फ्रेश और हॉट डोनट्स ऑफर करने वाला पॉपुलर ब्रांड बन चुका था। क्रिस्पी क्रीम ऑर्डर पर उसी समय डोनट्स को बनाकर उन शॉप्स में सर्व कर देती थी जहां उनके अंदर एक खिड़की के दूसरी तरफ कुकीज और प्रोडक्शन लाइन बनी हुई थी। हालांकि कंपनी के अंदर सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा था, इसके बावजूद उसने एक बड़ी गलती कर दी। 2000 में क्रिस्पी क्रीम एक प्राइवेट कंपनी के तौर पर शेयर मार्केट में अपना इनिशियल पब्लिक ऑफर IPO लेकर आई, लेकिन उन्हें इसके नतीजे अच्छे हासिल नहीं हुए। इस वजह से इस कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करने के लिए अपने डिस्ट्रीब्यूशन का एक्सपेंशन किराना स्टोर्स और गैस स्टेशन तक कर दिया और फिर जल्दी ही क्रिस्पी क्रीम की फ्रेश और हॉट डोनट्स ऑफर करने वाली इमेज की क्रेडिबिलिटी गायब हो गई। और जैसे जैसे कस्टमर्स उनके खुशबूदार और लुभावने डोनट्स को बनाए जाने के प्रदर्शन से दूर होते गए, वैसे वैसे उन्होंने इसके बारे में क्रिस्पी क्रीम की खासियत के तौर पर सोचना बंद कर दिया, क्योंकि क्रिस्पी क्रीम अपनी यूनिक पहचान के लिए कमिटमेंट को बनाए रखने में फेल हो गई थी। इस वजह से उसने अपने ब्रांड को करीब करीब बर्बाद कर दिया था। बाद में वो अपनी जड़ों की तरफ वापस लौट आई। उसने दोबारा अपने ब्रांड प्रोडक्शन फ्रेश और हॉट डोनट की तरफ पूरी तरह से ध्यान देना शुरू किया और अपनी बुनियादी मिशन से खुद को रिकनेक्ट किया। इसके बाद उसने फाइनली दोबारा से खूब मुनाफा कमाना शुरू कर दिया। Great brands never have to give back. Customer Social Responsibility CSR एक ऐसा प्रोसेस है जो किसी कंपनी की अहम स्टेक होल्डर को नैतिकता के आधार पर एक्सेप्टेबल इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के मुताबिक ट्रीट करता है। CSR को इन वजहों से कंपनी में लागू किया जाता है। कस्टमर एंगेजमेंट। CSR का इस्तेमाल कस्टमर से नए तरीके से जुड़ने में आपकी मदद करता है, क्योंकि किसी अच्छी चीज के बारे में मैसेज देकर आप उनसे आसानी से बातचीत शुरू कर सकते हैं। एम्प्लॉय एंगेजमेंट। आपके एम्प्लॉयज के लिए ये पता होना बहुत इंपॉर्टेंट और फायदेमंद होता है कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या चल रहा है। अगर उनको किसी अच्छी चीज के बारे में पता होगा तो उनको कंपनी के लिए खुश, गर्व और खुशी के एहसास महसूस होते रहेंगे। ब्रांड डिफरेंशिएशन। मिसाल के तौर पर कोक और पेप्सी लगातार एक दूसरे से मार्केट शेयर छीनने के रास्ते तलाश करते हैं। हालांकि दोनों ही कंपनियां CSR के मुताबिक ही बिजनेस में पार्टिसिपेट करती हैं। इसी तरह आपके लिए भी CSR इस्तेमाल करने के बावजूद अपनी ब्रांड वैल्यू को दूसरी कंपनियों से अलग कर पाना मुश्किल होता है। फिर भी ये प्रोसेस बेनिफिट कमाने में आपकी मदद करता है। लॉन्ग टर्म प्लान्स।
CSR के इनिशिएटिव शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स की जगह अगले 10 साल तक ऑर्गेनाइजेशन के बिजनेस इफेक्ट्स पर फोकस करने में हेल्प करते हैं। ब्रांड के स्थायी मूल्यों को डेवलप करने के लिए ब्रांड एज बिजनेस के तरीकों को 4 तरह से इस्तेमाल किया जा सकता है। एक्सपोज न्यू ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज। अपने बिजनेस के नेचर को साफ तौर पर जानने के लिए इसमें इनोवेशन, एक्सपेंशन, मर्जर एंड एक्विजिशन और अपॉर्चुनिटीज के बारे में पता लगाइए। शेप बिजनेस ऑब्जेक्टिव। अपने ब्रांड को ऐसे पोजीशन कीजिए जिसमें आपके गोल्स और पर्पस रिफ्लेक्ट हो सके। क्रिएट यूनिफाइड, फोकस्ड एंड इंटीग्रेटेड टीम्स। आपके ब्रांड की वैल्यू ग्राहकों के लेन देन से भी कहीं ज्यादा मायने रखती है। ये आपके बिजनेस के सभी पहलुओं पर लागू होती है, जिसमें ये बात शामिल है कि आपके अपने स्टाफ के साथ संबंध कैसे हैं। इसके अलावा एम्प्लॉयज की भर्ती, उनकी ट्रेनिंग और डेवलपमेंट और कंपनसेशन और रिवॉर्ड प्रोग्राम शामिल है। कनेक्ट द डेली एक्टिविटीज ऑफ द एवरी एम्प्लॉय टू द कस्टमर। ब्रांड एज बिजनेस की अप्रोच एम्प्लॉयज को मोटिवेट करती है, प्रोडक्टिविटी बिल्ड करती है और कस्टमर को ज्यादा बेहतर तरीके से सर्व करने के लायक बनाती है। कुल मिलाकर इस किताब को पढ़कर हमने ये सीखा कि एक ग्रेट ब्रांड को बनाने के लिए प्लानिंग करते समय हमें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। टॉप ब्रांड्स के बारे में मेन पॉइंट्स। 1. टॉप ब्रांड्स अपने बिजनेस का मेन आधार और उसको सही रास्ता दिखाने वाले होते हैं। 2. ये फिलॉसफी ब्रांड का इस्तेमाल 7 तरह के मार्गदर्शक सिद्धांतों के जरिए से ब्रांड बिल्डिंग करने के लिए करती है। 3. ग्रेट ब्रांड्स को स्टैब्लिश होने के लिए उसी के मुताबिक ग्रेट कॉर्पोरेट कल्चर की जरूरत होती है। 4. ग्रेट ब्रांड्स कंज्यूमर्स के साथ स्ट्रॉन्ग इमोशनल कनेक्शन डेवलप कर लेते हैं। 5. ग्रेट ब्रांड्स को जब इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट की उम्मीद नजर आती है तब वो नए दौर के ट्रेंड्स को भी इग्नोर कर देते हैं। 6. ग्रेट ब्रांड्स क्वालिटी प्रोडक्ट्स और बेहतरीन सर्विस पर यकीन रखते हैं और वो डिस्काउंट, सेल या चालबाजियों में यकीन नहीं रखते हैं। 7. ग्रेट ब्रांड्स अपने मिशन के लिए सच्चाई के साथ खड़े रहते हैं। 8. ग्रेट ब्रांड्स सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी को भी अपने कार्यक्रम का ही एक हिस्सा मानते हैं। 9. ग्रेट ब्रांड्स प्रोडक्ट की डिटेल्स पर ध्यान देने की जगह उसकी बड़ी पिक्चर पर ज्यादा फोकस करते हैं। 10. हमें कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए ब्रांड को बिजनेस के नजरिए से इस्तेमाल करना चाहिए। इसलिए शुरुआत में हमें अपने ब्रांड को उसी मुताबिक लागू करना चाहिए जिस मतलब के लिए उसे पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया है। क्या करना चाहिए? जब ब्रांड एज बिजनेस फर्म्स अपनी ब्रांड्स को कंट्रोल करने में लगती हैं तो उनकी कंपनियों का कंट्रोल भी दोबारा से प्रभाव में आ जाता है। उनके एग्जाम्पल को फॉलो करने के लिए हम सभी 7 सिद्धांतों का पालन करना चाहिए। हमें उनमें से कुछ को चूज करके बाकी को इग्नोर नहीं कर देना चाहिए। हमें इस स्ट्रैटेजी को लागू करने के लिए इन 3 एलिमेंट्स पर फोकस करना चाहिए। 1. कल्चर। एक मजबूत और फुर्तीला कॉर्पोरेट कल्चर ब्रांडेड बिजनेस के लिए उसकी बुनियाद होता है। 2. प्लानिंग। अपनी ब्रांड वैल्यू को जाहिर करने के लिए हमें ये चुन लेना चाहिए कि किन एक्टिविटीज को शुरू करना या जारी रखना है और किन एक्टिविटीज को छोड़ देना है। 3. एग्जीक्यूशन। फोकस को बनाए रखिए, डिटेल्स पर ध्यान रखिए और अपने हितधारकों और अपनी कम्युनिटी के साथ नैतिकता दिखाइए। हमें ब्रांड बिल्डिंग को एक स्ट्रेटेजी के तौर पर नहीं सोचना चाहिए, बल्कि हमें इसे किसी आयोजन की तरह समझना चाहिए। आपके ब्रांड्स आपके लिए खासकर ऑर्गेनाइजेशन के बारे में और बिजनेस संचालन के मार्गदर्शक होने चाहिए। ब्रांड बिल्डिंग आपके ब्रांड को लागू करने के लिए कहता है जो आपके पूरे ऑर्गेनाइजेशन के लिए खड़ा है। कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम और उनके सॉल्यूशन। अपने ब्रांड को अपने लोगों और अपने एक्शन का मार्गदर्शन करने के लिए कॉर्पोरेट जगत का ध्रुव तारा बनाइए, जिससे कि आपका ब्रांड कॉमन बिजनेस प्रॉब्लम्स में ब्रांड एज बिजनेस स्ट्रेटेजी को लागू करके प्राथमिकता, नई खोज और बार बार आने वाले मुद्दों के समाधान लागू करने में आपकी मदद कर सके,
जिसमें ये मुद्दे शामिल हैं। मुद्दा नंबर 1, हम जितनी तेजी से ग्रो करना चाहते हैं उतनी तेजी से ग्रो नहीं कर पा रहे हैं। इसके लिए सुझाव है कि ब्रांड एज बिजनेस का नजरिया कस्टमर से अपनापन और दोस्ती बढ़ाता है, जिसकी वजह से मार्केट में पुश के मुकाबले में पुल बढ़ने लगता है, जिसका मतलब है कि आपको अपनी प्रोडक्ट सेल करने के लिए ज्यादा जोर नहीं लगाना पड़ता है, बल्कि कस्टमर खुद आगे बढ़कर मार्केट से प्रोडक्ट को खरीदने लगता है। मुद्दा नंबर 2, हम अपने कॉम्पिटिटर्स से शेयर्स लूज कर रहे हैं। इसके लिए सुझाव है कि ब्रांड एज बिजनेस आपकी फर्म को एक नॉर्मल मार्केट ट्रेंड से अलग कर देता है। इस वजह से आपको कॉम्पिटिटिव दखल अंदाजी का कम नुकसान होता है। मुद्दा नंबर 3, हमें कम रिसोर्सेज से ज्यादा प्रोडक्टिव होने की जरूरत है। इसके लिए सुझाव है कि आप अपनी एफिशिएंसी को बेहतर बनाकर कम एफर्ट लगाकर भी ज्यादा रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। मुद्दा नंबर 4, हमें कस्टमर्स के बहुत से एक्सपीरियंसेस को एक एक करके समझने की जरूरत है। इसके लिए सुझाव है कि आपको अपने कस्टमर्स में और अपने हितधारकों के बीच में अपने ब्रांड की बेहतर समझ बनाने के लिए अपने ब्रांड टच पॉइंट्स का इस्तेमाल करना चाहिए। ब्रांड टच पॉइंट बिजनेस में कस्टमर्स से बातचीत करने और उनके साथ जुड़ने के तरीकों को कहते हैं। इसीलिए आपको इन बातों पर ध्यान देना चाहिए। मौजूदा टच पॉइंट्स को पहचानें और सुधारें, नए ब्रांड टच पॉइंट्स डेवलप करें, दूसरे ब्रांड से सीखें, टच पॉइंट्स को कंज्यूमर्स की जरूरत के मुताबिक बनाएं, अपने कंज्यूमर्स से उनका रिस्पॉन्स लें, अपने कंज्यूमर्स की तरह सोचें, अपने ब्रांड के लिए सच्चे रहें। मुद्दा नंबर 5, एम्प्लॉयज का मनोबल कम हो गया है। इसके लिए सुझाव है कि अपने एम्प्लॉयज को मोटिवेट कीजिए और उनमें एनर्जी भरिए। मुद्दा नंबर 6, आपको इस बारे में गलत फहमी है कि आप कौन हैं और क्या काम करते हैं। इसके लिए सुझाव है कि ब्रांड एज बिजनेस की स्ट्रेटेजी को अपनाकर आप ब्रांड में स्पष्टता बना सकते हैं। मुद्दा नंबर 7, फ्यूचर के बारे में अंदाजा लगाने की हमारी काबिलियत कम होती जा रही है। इसकी वजह यही है कि मौजूदा टाइम में लगातार तेजी से हो रहे परिवर्तन ने हमारी स्ट्रेटेजी सोच के मुकाबले में स्ट्रेटेजिक प्लानिंग की इंपॉर्टेंस को कम कर दिया है। दरअसल आपका ब्रांड आपकी इमेज या आपका मैसेज नहीं है, बल्कि आपका ब्रांड वो है जो आपकी फर्म रोजाना अंदरूनी और बाहरी तौर पर करती है। आपका ब्रांड वो है जिन सिद्धांतों पर आपकी फर्म खड़ी हुई है। आपका ब्रांड आपकी फर्म की आत्मा है।